अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू आर डूइंग वेल। वीडियो टाइटल से अंदाज़ा हो गया होगा आप लोगों को कि आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर वेट, लेट्स गेट इनटू टुडेज लेक्चर। इसमें हमने 2 पॉइंट्स को कवर करना है। एक हमने देखना है कोई भी जो है वो एप्लीकेशन जब हमने डेवलपमेंट करनी है तो उसकी डेवलपमेंट का प्रोसेस जो है वो किस तरह से कैरी आउट होगा। ठीक है, दूसरी चीज जो है वो है आर्किटेक्चर डेवलपमेंट। ठीक है, ये 2 चीजें जो हैं ये हम लोगों ने ओवरऑल कवर करनी है। ठीक है, इसके अंदर एक आर्किटेक्चर डेवलपमेंट, ठीक है, और एक जो है वो एप्लीकेशन डेवलपमेंट, दोनों का दोनों। ठीक है, और ये जो आर्किटेक्चर डेवलपमेंट है ये किस तरह का आर्किटेक्चर होगा? जनरेटिव आर्किटेक्चर डेवलपमेंट। किस तरह का आर्किटेक्चर होगा मैं ये भी लिख देती हूँ। यहाँ पे हम लोग जनरेटिव आर्किटेक्चर की बात करें, ठीक होगा। तो बच्चों जनरेटिव आर्किटेक्चर मेनली तो है जो हमारा मेजर फोकस है वो एक तो है रीयूजेबिलिटी, दूसरा जो हमारा मेजर फोकस है कि फैमिली ऑफ सॉफ्टवेयर क्रिएट कर सके। और इस सब के लिए हम लोग अब आर्किटेक्चर समझाते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन का आर्किटेक्चर को एक बार समझा देते हैं। समझाते हैं अब कैसे हैं, कॉपी पेस्ट और मैनिपुलेट, वो मैंने बहुत ही बेसिक करके आपको बताया। ठीक है, कि मेनली जो उसका मेन कह लें कि जो वर्किंग होती है वो यही चीज होती है। ठीक है, बुक के अंदर थोड़ा सा चाहे वो टफ टर्मिनोलॉजी यूज हुई है। ठीक है, मैंने आपको बहुत ही बेसिक करके बता दिया। ठीक है, तो अब ये जो बच्चों 2 चीजें मैंने लिखी हैं, एप्लीकेशन डेवलपमेंट और जनरेटिव आर्किटेक्चर डेवलपमेंट, ये जो है ये आइटरेटिवली और इंक्रीमेंटली, ये दोनों प्रोसेस किस तरह के हैं? एक आइटरेटिव और दूसरी चीज ये दोनों इंक्रीमेंटल है। ये दोनों चीजें, इन दोनों का फीचर है। ठीक है, कि ये दोनों चीजें किस तरह की हैं। ठीक है, ये दोनों की दोनों चीजें आइटरेटिव भी हैं और इंक्रीमेंटल, और ये दोनों पैरेलल वर्क करेंगे। एप्लीकेशन डेवलपमेंट, जैसे जैसे हम अपनी एप्लीकेशन को डेवलप कर रहे होंगे साथ साथ हमारा जो जनरेटिव आर्किटेक्चर है वो भी डेवलप हो रहा होगा। जो हमने उसको समझाना है कि किस तरह से वो अपने आर्किटेक्चर जनरेट जो हमने करवाना है वो भी साथ साथ हम करवाएंगे, और मतलब कि आर्किटेक्चर की डेवलपमेंट भी साथ साथ होगी। ये दोनों किस तरह से होंगे? इंक्रीमेंटल या आइटरेटिवली हमें अचीव होंगे। अच्छा, पहली बात जो माइंड में रखनी है वो आइटरेटिव रखनी है। जब एक आइटरेशन मुकम्मल होती है तो ऑटोमेटिकली एक इंक्रीमेंट रिलीज होता है, वो है आइटरेटिव। जब एक आइटरेशन मुकम्मल हो जाएगी, आइटरेशन बेसिकली क्या होता है? जैसे आप क्लॉक को देखें, क्लॉक का एक साइकिल मुकम्मल हो जाना। ठीक है, सपोज जहां से क्लॉक ने स्टार्ट किया, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया और एंड जब क्लॉक ने यहीं पे आके एंड अप किया, तो ये हमने कहा कि ये एक क्या है? सपोज एक आइटरेशन हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम दोबारा से अपनी स्टार्टिंग फेज में मिलेंगे तो यहाँ पर हमें एक इंक्रीमेंट मिलेगा। ठीक है, जब एक साइकिल हमारे पास कंप्लीट हो जाता है तो उसके रिजल्ट में एक इंक्रीमेंट रिलीज होता है। ठीक है, और आखिर में हम उन तमाम इंक्रीमेंट्स को जो है वो इंटीग्रेट करते हैं। फिर अगला साइकिल स्टार्ट होगा, वो इंक्रीमेंट 2 होगा, फिर इंक्रीमेंट 3 होगा। इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता हम लोग जो है वो डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं। तो आइटरेशंस हमने करनी है, और मैं अभी आपको एक आइटरेशन समझाऊंगी। ठीक है, तो एक आइटरेशन कैरी आउट होगी इस तरह से, फिर बार बार वही आइटरेशन वो कैरी आउट होती रहेंगी। ठीक है, और ये इनकी दोनों की नेचर कैसे होती है? इंक्रीमेंटल होती है और आइटरेटिव होती है, और ये दोनों चीजें पैरेलल वर्क करती हैं। यानी कि जैसे जैसे एप्लीकेशन डेवलप होगी साथ साथ जो है वो हमारे पास डेवलप होता जाएगा हमारा आर्की। हम लोग अपने जो है वो डायग्राम की तरफ, मैं वैसे यहाँ पे ड्रॉ करूँ, वैसे है डायग्राम, ये नहीं है, ये थ्योरी है जो मैं भी आप लोगों को डायग्राम के जरिए समझा रही हूँ, ये डायग्राम नहीं है। ठीक है, और ना ही कोई, जब मैं सपोज अगर आप लोगों से ये क्वेश्चन कभी करूँ या इन केस ये अगर कभी आ जाए तो आपने ड्रॉ नहीं करना। ठीक है, वैसे मैं समझाने के लिए कह रही हूँ, आप लोगों ने इसको एक्सप्लेन करना है बेसिकली। मगर मैं यहाँ पे बोलूंगी तो आप लोगों के सर के ऊपर से गुजरेगा, मैं थोड़ा थोड़ा ड्रॉ भी करती जा रही हूँ। ठीक है, ये बुक के अंदर कहीं पे भी डायग्राम नहीं है। अच्छा, सबसे पहले है हमारा मैं स्टार्टिंग पॉइंट को इस तरह से बता रही हूँ। ठीक है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से एप्लीकेशन को हमने सपोज स्टार्ट करना है। ठीक है, इनिशिएट करनी, ये हमारा मेन पॉइंट है जहां से हम लोगों ने कोई भी आर्किटेक्चर या एप्लीकेशन डेवलपमेंट का के आइडिया को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर बच्चों हमारे पास क्या होना चाहिए? ठीक है, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ पर हमारे पास क्या चीज मौजूद होनी चाहिए? ठीक है, सबसे पहले ये चीज देखते हैं, हमारे पास होना चाहिए डिजाइन। ठीक है, तो आपके पास आपकी ऐप का डिजाइन होना चाहिए। ठीक है, अब बच्चों इसमें दो चीजें आपके पास आएंगी ऐप डिजाइन में,
कि या तो आप उसको क्रिएट करोगे, तो मैं लिखूंगी ऐप क्रिएशन ऑफ ऐप डिजाइन, ठीक है। या तो आप ऐप डिजाइन क्रिएट करोगे, और अगर आपके पास ऑलरेडी क्रिएटेड है तो आप उसको मजीद एक्सटेंड करोगे। यानी कि क्योंकि बच्चों ये जो हमारे पास ये जो वे है कि हम अपने आर्किटेक्चर को या हम अपनी डेवलपमेंट को आर्किटेक्चर सेंट्रिक रखें। मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया होगा कि हमारे पास एमडीएसडी के 2 फ्लेवर्स हैं। पहला फ्लेवर है वो विदाउट आर्किटेक्चर है, और एक है आप आर्किटेक्चर सेंट्रिक होकर डेवलपमेंट करें, एक है विदाउट आर्किटेक्चर सेंट्रिक। विदाउट आर्किटेक्चर सेंट्रिक, सपोज आपने स्टैंड अलोन एप्स बनानी है। स्टैंड अलोन एप्स मतलब ये कि वो किसी भी स्पेसिफिक एक तमाम यूजर्स के लिए है, कोई भी एक नॉर्मल ऐप है। मगर जब हम सिस्टम्स की बात करते हैं, जब हम लोग मतलब कि सिर्फ एप्लीकेशंस की नहीं, जब हम बड़े बड़े सिस्टम्स की बात करते हैं जो कि कॉर्पोरेशन की नीड होती है, तो तब हमें जो है वो आर्किटेक्चर की बात करना पड़ती है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आर्किटेक्चर सेंट्रिक होती है। तो तब हम लोग एमडीएसडी का आर्किटेक्चर सेंट्रिक वाला फ्लेवर यूज करेंगे, विदाउट आर्किटेक्चर यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो आर्किटेक्चर हमेशा से मौजूद होता है, उसके डिजाइन भी मौजूद होते हैं, मगर जब हम लोग ये वाली अप्रोच यूज करते हैं, यानी कि एमडीएसडी को यूज करते हैं या आर्किटेक्चर सेंट्रिक एमडीएसडी को यूज करते हैं, तो उससे हमारा आर्किटेक्चर बहुत हद तक इम्प्रूव हो जाता है। तो अब यहाँ पे बात होगी एक सिर्फ और सिर्फ क्रिएशन की, और साथ मैं स्लैश लगा के एक्सटेंशन यूज कर रही हूँ, ठीक है। कि या तो आपके पास अगर ऑलरेडी मौजूद है तो आप उसको एक्सटेंड करोगे, ठीक है, या आप जो है वो एक न्यू ऐप डिजाइन जो है वो क्रिएट करोगे। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हमारे पास क्या है, यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली ऐप डिजाइन की। अब ऐप डिजाइन कैसे क्रिएट होगा, ये जो भी हम एप्लीकेशन डिजाइन की बात कर रहे हैं, ये किस तरह से क्रिएट होगा जी। तो एप्लीकेशन डिजाइन जो है, इसके लिए हमारे पास होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हमारे पास यूएमएल टूल होना चाहिए। तो एप्लीकेशन का डिजाइन क्रिएट करने के लिए या एक्सटेंड करने के लिए आपके पास यूएमएल टूल होना चाहिए। और वो टूल कैसा होना चाहिए, वो टूल जो है वो यूएमएल प्रोफाइल्स को सपोर्ट करता हो। मतलब कि ऐसा यूएमएल टूल यूज करना है दैट एबल टू वर्क विद यूएमएल प्रोफाइल्स, ठीक है, जो कि यूएमएल प्रोफाइल्स के साथ कंपैटिबल हो, उनके साथ वर्क करता हो। मैंने आप लोगों को बताया था कि एक सिंपल यूएमएल टूल्स होते हैं, मगर एक होते हैं कि जो हमारे पास यूएमएल प्रोफाइल्स को सपोर्ट करते हैं। अब ये चीज क्या है जो मैं आपको बता रही हूँ, ये इस तरह की चीज है कि आप डिजाइन ड्रॉ करें तो वो आपको कुछ ना कुछ उसको उस पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके आपको कोई कोड दे दे। जैसे कि आप लोग एंड्रॉयड के ऊपर चीजों को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो, तो पीछे वैसे वैसे एक्सएमएल का कोड जनरेट हो रहा होता है, ठीक है। एग्जैक्टली इसी तरह से अब यहाँ पे जो आप वो ड्रैग एंड ड्रॉप का फीचर यूज कर रहे हो, ये बेसिकली आप वो जो इंटरफेस है एंड्रॉइड की, वो यूएमएल प्रोफाइल सपोर्टेड है, यानी कि वो पीछे से कोड जनरेट कर रही है। तो जब हम लोग प्रोफाइल सपोर्ट की बात करते हैं तो तब हम लोग ये कहते हैं कि थोड़ी बहुत वो मैनिपुलेशन करके कोड जनरेशन भी करके दे रहा हो आपको, ठीक है। इसी तरह से मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी थी अनरियल इंजन की, ठीक है। उसमें भी आप जो है वो नोड्स क्रिएट करते हो, ठीक है, और पीछे से आपके पास क्या जनरेट हो जाता है, सी शार्प का कोड जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो जो आप यहाँ पे यूएमएल टूल यूज करोगे वो किस तरह का होगा, यूएमएल प्रोफाइल्स को सपोर्ट करता होगा, ठीक है। चलें, अब जो नेक्स्ट चीज है वो है हमारे पास हमारा, अब यहाँ पे एक है जनरेटिव और एक है जनरेटर। दोनों चीजें थोड़ी सी मुख्तलिफ हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है। जो भी मैं ड्रॉ कर रही हूँ बॉक्स फॉर्म में, ये है कोड जनरेटर, ठीक है। आप लोगों को मैं जब ये कंप्लीट कर दूंगी तो होपफुली आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। ये कोड जनरेटर है और ये एमडीएसडी का कोड जनरेटर है, ठीक है। मैं साथ लिख देती हूँ ताकि आपको डिफरेंशिएट ना हो। एमडीएसडी का ये कोड जनरेटर है, ये क्या करेगा बच्चों, इसके पास कोई भी इनपुट आएगी, ठीक है, इसके पास कोई भी इनपुट आएगी तो ये उसका एक इम्प्लीमेंटेशन स्केलेटन क्रिएट कर देगा, ठीक है। कि एक्चुअल में जब चीजें इम्प्लीमेंट होंगी तो जो उसका बेसिकली कोड होगा, ठीक है, क्योंकि फ्रेमवर्क की चॉइस वगैरह ये बात की चीज है, जब एक्चुअल में कोड आ जाता है तो हम कहते हैं हाँ ये चीजें एक्चुअल में इम्प्लीमेंट हो रही हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये कोड जनरेटर है, या आप कह सकते हो ये कि इम्प्लीमेंटेशन करवाएगा, ये इम्प्लीमेंटेशन स्केलेटन क्रिएट कर देगा आपकी एप्लीकेशन का जिसको आप डेवलप करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन स्केलेटन क्रिएट कर देगा। अब जो ये दोनों तरह का कोड लेता है, ये डायग्राम्स को भी लेता है, उसका भी कोड जनरेट करता है, ठीक है। और दूसरा जो है ये मैनुअल कोड जो आप खुद से कोड करते हो, और वो आप किस तरह से करोगे वो आप सिखाओगे जनरेटिव आर्किटेक्चर को, ठीक है, आप इसको सिखाओगे।
इसको जो आप कोड सिखाओगे ये भी अपने पास जो फाइनल कोड है वो इसके पास लेकर आएगा, कोड जनरेटर के पास लेकर आएगा, और ये ओवरऑल कोड को कंपाइन करेगा, उसको इम्प्लीमेंट करवाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा MDSD का कोड जनरेटर, जो कि डायग्राम्स को भी ले रहा है, ये देखिए यहाँ से ले रहा है ना, इनपुट में ले रहा है, तो यहाँ जो कि डायग्राम्स को भी इनपुट में ले रहा है। इसके अलावा जो हम लोग खुद से मैनुअल कोडिंग करेंगे उसको भी, और जो जनरेटिव आर्किटेक्चर ऐसे हम चीजों को जनरेट वगैरह करवाएंगे वो भी हम इसको दे देंगे। ठीक है, और ये जो है वो फाइनल जो है वो इम्प्लीमेंटेशन स्केलेटन क्रिएट करेगा हमारी एप्लीकेशन। जो भी मैंने यहाँ तक की चीज बताई है ये है थ्रू डायग्राम कोड जनरेशन। ठीक है, कि हम एक उसको डिजाइन दे रहे हैं कोड जनरेटर, उसका सपोज आपने यहाँ पे उसको डायग्राम दी तो उसने उसका XAML कोड जनरेट कर दिया, या आपने यहाँ पे उसको नोट्स दिए तो जैसे उसने C# कोड जनरेट करते हैं, उस तरह का आप समझ लें बिहेवियर है। ठीक है, अब हम लोग दूसरी फीचर की बात करते हैं। ठीक है, अभी इस डायग्राम को थोड़ा सा मैं कट आउट कर रही हूँ, यानी कि ये पूरी डायग्राम बनाई है सो कट आउट कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पे एक और चीज एक्सप्लेन करूंगी और उसको फिर साथ अटैच करूंगी। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट चीज है वो है हमारे पास हमारी बिजनेस के कुछ बिजनेस लॉजिक। ठीक है, क्योंकि हम लोग आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं तो आर्किटेक्चर जो है वो बिजनेसेस के होते हैं, तो हम कह रहे हैं कि हमारे कुछ बिजनेस लॉजिक्स हैं। तो बिजनेस लॉजिक के लिए मैं BL यूज कर रही हूँ। ठीक है, कि हमारे बिजनेस की कुछ बिजनेस लॉजिक्स हैं, उन्हीं बिजनेस लॉजिक्स को हम लोगों ने अंडरस्टैंड करना है ताकि हम लोग कोड उनको प्रॉपरली कोड कर सकें। जो भी हमारे बिजनेस के प्रोसेसेस हैं या बिजनेस के जो काम है उनको हम प्रॉपरली कोड कर सके, तो हमें पहले बिजनेस लॉजिक्स को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो ये लॉजिक्स थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती हैं, ये नॉर्मल फ्लो की तरह बिहेव नहीं करती, तो ये जो है प्रोग्रामर मैनुअली जो है इसको कोड अप करेगा। ये बिजनेस लॉजिक्स हैं, ये किस तरह की चीजें हैं, ये मैनुअली आपको प्रोग्राम करना पड़ेंगी। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फीचर है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, तो इसको मैं लिख रही हूँ मैनुअली प्रोग्राम्ड। ठीक है, तो इसको मैनुअली प्रोग्राम किया जाएगा, ये जो बिजनेस लॉजिक है। ठीक है, ये चीज होगी। नेक्स्ट जो है वो ठीक है, तो जो बिजनेस लॉजिक्स हैं जिनको हम लोगों ने मैनुअली प्रोग्राम किया, मैनुअली प्रोग्राम करने के बाद हम लोगों ने क्या किया, इसको जनरेटिव कोड जो है, मतलब कि जनरेटिव आर्किटेक्चर जो है इसको फीड कर दे। जो भी हम लोगों ने मैनुअली चीजों को प्रोग्राम किया हम इसको जनरेटिव आर्किटेक्चर को दे रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ये चीज डिस्कस की थी कि कोई भी चीज जब तक टेस्ट नहीं की जाएगी, ठीक है, जब तक वेरीफाई नहीं की जाएगी तो वो कभी भी जनरेट नहीं हो सकती। उसको हम जनरेटिव आर्किटेक्चर को एज एन इनपुट फीड नहीं कर सकते जब तक हम उसको खुद पहले वेरीफाई नहीं करेंगे, खुद पहले एक बार चेक करके नहीं देखेंगे। ठीक है, तो हम उसको जनरेट नहीं करवा सकते। तो यहाँ पे आपने उसको पहले मैनुअली प्रोग्राम किया, इसके बाद आपने इसको भेज दिया अपने जनरेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर कोड को। अब उसके लिए मैं एक ऐसा करती हूँ, ये बॉक्स बना लेती हूँ। ठीक है, तो ये है जी सपोज जनरेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर कोड का मैंने ऐसे बना लिया, बच्चों ये सिंबल ऐसे एक्चुअली नहीं है, ये मैं वैसे समझने के लिए बना रही हूँ। ठीक है, तो अब ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर कोड है इसके अंदर जो है वो हमारे पास कुछ एरियाज होते हैं। ठीक है, तो ये जो भी चीज आपने मैनुअली प्रोग्राम की ये आपने भेज दी अपने इसको। अब इसका मैं नाम भी लिख देती हूँ। ठीक है, ये है आप कहते हैं जनरेटिव। ठीक है, ये है हमारे पास जनरेटिव हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कोड या जनरेटिव आर्किटेक्चर कर लें। ठीक है, मैं अभी इंफ्रा आर्किटेक्चर कर रही हूँ। ठीक है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का आर्किटेक्चर है। ठीक है, ये चीज होगी। अब ये जो है यहाँ पर आपने जो भी मैनुअली चीजें प्रोग्राम की आपने भेज दी। अब यहाँ पे ये जो मैंने सर्कल्स बनाए हैं, याद रखें ये सर्कल्स क्या हैं, मैं यहाँ ऊपर लिख रही हूँ, ये हैं बच्चों कुछ ये जो मैंने सर्कल्स बनाए हैं ये प्रोटेक्टेड रीजन्स हैं। ठीक है, ये मतलब कि ये जो सर्कल्स मैं ये वाले जो ये वाले हैं, ठीक है, ये जो मैंने अभी सर्कल्स ड्रॉ किए, हर सर्कल एक प्रोटेक्टेड रीजन है। ठीक है, इसको प्रोटेक्टेड रीजन भी कहते हैं, प्रोटेक्टेड एरिया भी कहते हैं। ठीक है, इनको हमने मतलब कि जो भी हमारे बिजनेस लैंग्वेज थी हम बारी बारी चीजों को प्रोग्राम कर रहे हैं और उसको प्रोटेक्ट करके हमने सपोज ये एक चीज बना ली, फिर हमने अगेन लॉजिक को प्रोग्राम किया और हमने
एक उसका सेपरेट प्रोटेक्टेड रीजन बना दिया और ये सेपरेट हमने सारे के सारे रीजन्स बना दिए। अब इन प्रोटेक्टेड रीजन्स को अंडरस्टैंड करना है, इसको हम प्रोटेक्टेड रीजन भी कह रहे हैं, प्रोटेक्टेड एरिया भी कह रहे हैं, ठीक है, प्रोटेक्टेड एरिया या प्रोटेक्टेड रीजन। बच्चों कमेंट से आपको क्या फायदा होता है? सपोज आपको कोड बहुत ज्यादा 1000 लाइन ऑफ कोड्स है, तो आपने अगर कमेंट लगाया होता है कि ये पहला मॉड्यूल जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सपोज आपने कहा नेव बार, आपने कहा नेव बार स्टार्टिंग, नेव बार एंडिंग, आपने 2 कमेंट्स लगा दिए। सपोज आप सर्च भी कर लो तो आपको वो कमेंट सर्च आउट हो जाता है, ठीक है, तो आपको आइडिया हो जाता है कि ये जो कोड है ये यहाँ तक ये आ रहा है, ठीक है, फिर अगला कोड स्टार्ट हो रहा है। अगला कोड सपोज आपने कह दिया कि कंटेंट का था, तो वो कंटेंट स्टार्टिंग एंड कंटेंट एंडिंग, फिर फुटर का आपने सेपरेट इस तरह से बना दिए। तो ये जो कमेंट्स होते हैं बच्चों, ये हमें हेल्प आउट करते हैं, कमेंट्स जो है ये हमें हेल्प आउट करते हैं कोड को अंडरस्टैंड करने में, और ये कोड के रीजन्स को स्पेसिफाई कर देते हैं कमेंट्स में। इसी तरह से जो है सी शार्प वगैरह, इसके अंदर बच्चों सेपरेट एक मतलब कुछ लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे भी आप लोगों को कमेंट्स का पता है, वैसे मैंने कमेंट की एग्जांपल दी थी। कुछ लैंग्वेजेस में इस तरह से यूज होता है रीजन, ये कीवर्ड होता है एक, ठीक है, तो आप इसको यूज करते हैं, ठीक है। सपोज आप रीजन करके स्टार्ट करते हो, सपोज आप कहते हो कि मैंने अभी लिख दिया सपोज स्टार्ट रीजन, ठीक है, और फिर हम इसी तरह से कह देंगे हैश एंड स्टार्ट रीजन, ठीक है। तो इस तरह से कुछ लैंग्वेजेस में रीजन की ऑप्शन होती है, उसमें रीजन हम स्पेसिफाई कर देते हैं, ठीक है। ये कोलैप्स हो जाते हैं, मतलब कि मिनिमाइज और मैक्सिमाइज भी हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कमेंट्स में भी आप कोड को मिनिमाइज मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो आप एक रीजन को मिनिमाइज कर दोगे, ओपन करोगे तो उसका सारा कोड आपको विजिबल हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कुछ लैंग्वेजेस में रीजन की भी बात होती है, ASP वगैरह में, MVC में ये ऑप्शन है रीजन की, ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो अभी रीजन्स जो हो गए या कमेंट्स हो गए, इनका फायदा क्या है? इनका फायदा यह है कि हमें समझ आती है कि कोड कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ पे खत्म हो रहा है, और आपको ये भी पता है कि लैंग्वेज इनको इग्नोर करती है, कंपाइलर इनको इग्नोर करता है, इनको एग्जीक्यूट नहीं करता। हम बात कर रहे थे प्रोटेक्टेड रीजन्स और प्रोटेक्टेड एरियाज की। तो ये जो प्रोटेक्टेड रीजन्स और प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, ये वैसे तो जो आप लोगों को पता है कि लैंग्वेज इनको वाइट स्पेस कंसिडर करती है, इनको एग्जीक्यूट नहीं करती, इनको रन नहीं करती, मगर यहाँ पर ये अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है। और ये कौन इनको अंडरस्टैंड करता है जी, ये इनको अंडरस्टैंड करता है हमारा MDSD का कोड जनरेटर, ठीक है। ये पहचानता है, यानी कि ये इसको इंटरप्रेट कर सकता है कि कौन सा रीजन कहाँ से शुरू हो रहा है, कौन सा रीजन कहाँ पे खत्म हो रहा है, कौन सा कमेंट कहाँ से शुरू हो रहा है, कौन सा कमेंट कहाँ पे खत्म हो रहा है, ये इन तमाम चीजों को अंडरस्टैंड करता है, ठीक है। और हमने इनको वैसे प्रोटेक्टेड रखा हुआ है, ठीक है, कि ये प्रोटेक्टेड हैं ताकि हमारी सिक्योरिटी थोड़ी सी एनहेंस हो जाए। और दूसरा MDSD का कोड जनरेटर इनको इंटरप्रेट कर सकता है, तो ये कभी भी गलती नहीं करेगा। गलती नहीं करेगा मतलब ये, क्योंकि ये अंडरस्टैंड कर सकता है, तो उसको पता है कि कौन सा कोड का सेक्शन कहाँ से शुरू हो रहा है, कौन सा कोड का सेक्शन कहाँ पे खत्म हो रहा है। जब जब आइट्रेशन होगी, जब जब कोई नया फीचर अपडेट होगा, तो वो अपनी प्रॉपर लोकेशन पर अपडेट होगा। क्यों? क्योंकि ये कमेंट्स को इंटरप्रेट कर सकता है। इसी को मजीद एक्सप्लोर करते हैं। एक तो बात ये समझ में आ गई कि ये हमारे पास प्रोटेक्टेड है, ठीक है। और दूसरा हमने ये भी अंडरस्टैंड कर लिया कि अगर कोई कोड की जो नेक्स्ट आइट्रेशन आएगी, उसमें अगर हम किसी कोड का एरिया अपडेट करते हैं, कोई कोड का एरिया या कोई प्रोटेक्टेड रीजन मजीद अपडेट करते हैं, उसको मजीद मॉडिफाई करते हैं नेक्स्ट इंक्रीमेंट के अंदर, नेक्स्ट आइट्रेशन के अंदर, तो वो प्रॉपर लोकेशन पर ही जो है वो कोड आएगा, ठीक है। वो प्रॉपर लोकेशन पर ही कोड अपडेट होगा। क्यों प्रॉपर लोकेशन पर अपडेट होगा? क्योंकि ये रीजन्स, ये कमेंट्स इंटरप्रेटेबल हैं, ठीक है, अंडरस्टैंडेबल हैं, कि कौन इसको रीड आउट कर सकता है, हमारा कोड जनरेटर, तो वो उसको प्रॉपर लोकेशन पर ही कोड को भेजेगा, ठीक है। चलें, अब ये चीज समझ में आ गई। अब इसको मजीद इस प्लेसमेंट को कोड की प्रॉपर लोकेशन पर प्लेसमेंट करने के लिए हमने क्या कर दिया, हमने हर प्रोटेक्टेड रीजन को ID दे दी, हर प्रोटेक्टेड रीजन को यूनिक आइडेंटिफायर्स दे दिया। अब ये कौन असाइन करेगा? हम कैसे इनको आइडेंटिफायर्स देंगे, हम इनको कैसे आईडीज देंगे, इनके नाम क्या होंगे? क्या इस प्रोटेक्टेड रीजन में जो जो क्लासेस यूज हो रही हैं, हम उसी क्लास के नेम को ही उसकी आईडी बना देंगे? हम क्या करेंगे? मतलब आईडीज देने का भी कोई वे होना चाहिए, हम किस
तरह से आईडीज देंगे, और क्या ये क्लास नेम्स होंगे या ये रैंडम काउंटिंग होगी, ये क्या किस बेसिस पे आईडीज दी जाएंगी, और अगर हमें इन केस आईडीज अपडेट करना पड़ती हैं, ठीक है, क्योंकि हमने कहा ये प्रोटेक्टेड रीजन है। सपोज हमारा कोई एमडीएसडी का बंदा था, बहुत अच्छा हमारा एम्प्लॉय था, वो चला गया, तो उसको हमारे प्रोटेक्टेड रीजन्स का आइडिया है, उसको हमारी प्रोटेक्टेड रीजन्स की तमाम आईडीज पता है, तो हम अब आईडीज को अपडेट करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो अब ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं रहा, तो हम चाह रहे हैं कि अब हम वो आईडीज नोन ना हो, वो हमारे सिस्टम को एक्सेस ना कर सके, या हमारी सिस्टम की इन्फो किसी को ना दे सके, हम अपनी आईडीज को अपडेट करना चाह रहे हैं। तो अपडेट करने का क्या वे होगा, क्या हम मैनुअली कोड में जा जाके सबकी आईडीज चेंज करेंगे, हम क्या करेंगे, ये आईडीज मैनुअली असाइन होंगे, ऑटोमेटिकली असाइन होंगी, क्या वे होगा। तो ये सारी एक बहुत ये वैसे बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज कर देगा हमारे आर्किटेक्चर को, अगर हम इसका कोई वे निकाल लेते हैं। जो मैंने सारी बातें की, इन सारे क्वेश्चंस का अगर हम कोई आंसर निकाल लेते हैं, तो ये बहुत ऑप्टिमाइज हो जाएगा हमारा ये जो भी जनरेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर कोड है। दूसरे इसमें एक्यूरेसी बहुत आ जाएगी कि हमारा कोड, हमें इस चीज की एग्जैक्ट श्योरिटी होगी कि हमारा कोड जो भी जनरेट हो रहा है वो एग्जैक्ट लोकेशन पे जा रहा है, वो एग्जैक्ट अपने पॉइंट पे जा रहा है, वो वहां से हम ये कह ही नहीं सकते कि मे बी मिस्टेकनली कोड गलत पेस्ट हो गया हो, तो हम ये नहीं कह सकते, ठीक है, क्योंकि हम इस तरह का फीचर इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं कि जिससे हमें ये चीज श्योर हो जाएगी कि कोड एग्जैक्ट लोकेशन पे पेस्ट हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बात तो हमें समझ में आ गई, हमने आईडीज असाइन करनी है। इनको असाइन कैसे किया जाए, क्या ये रीनेमिंग इनकी पॉसिबल है या नहीं है, क्या हम इनको डिलीट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तमाम जो चीजें हैं उन सब क्वेश्चंस का आंसर हमें कहाँ से मिलेगा, ठीक है, उसका आंसर जी हमें मिलेगा हमारे मॉडल एलिमेंट से, ठीक है। तो ये डायरेक्टली लिंक नहीं करेगा मॉडल एलिमेंट के साथ, मैं यहाँ पे गलत ड्रॉ कर रही हूँ, बेसिकली ये हर प्रोटेक्टेड रीजन जो है ये लिंक करेगा, ठीक है, एक मॉडल एलिमेंट के साथ। मैं एक सर्कल ये ड्रॉ कर रही हूँ मॉडल एलिमेंट के लिए जी। तो यहाँ पर आप देखें, एक बात तो आपने अंडरस्टैंड करनी है, ठीक है, कि हमने आईडीज, सबसे पहले आईडीज क्यों यूज कर रहे हैं, ठीक है, आईडीज, और पहले हमने क्या बात की थी कि हमारे बेसिकली कमेंट्स की बात हम कर रहे थे, रीजन्स की बात कर रहे थे, ठीक है। अब जो कमेंट्स के जरिए नो डाउट कमेंट्स जो हैं वो इंटरप्रेटेबल हैं, कमेंट्स जो हैं वो इंटरप्रेटेबल हैं, हम उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लैंग्वेज उनको अंडरस्टैंड कर सकती है, और वो कोड को एग्जैक्ट लोकेशन में पेस्ट करेगी। मगर इससे बेहतर तरीका क्या है कि हम बजाय कमेंट्स के हम आईडीज दे दें हर रीजन को। नो डाउट कमेंट्स भी मौजूद हैं, मगर ओवरऑल हम हर रीजन को आईडीज दे दें। आईडीज के जरिए और भी बेहतर हो जाएगा कोड को एग्जैक्ट लोकेशन पर भेजना या पेस्ट करना, ठीक है। तो सपोज जो भी हमारे पास कोड जनरेट होगा हम वो कोड भेजेंगे, ठीक है। जो भी हमारा एमडीएसडी का जनरेटर जो है, ये हमारा जी जो कोड जनरेटर था, ये जो भी डायग्राम से कोड जनरेट करेगा या जो भी कोड जनरेट करेगा, ठीक है, ये कोड भेजेगा, कैसे भेजेगा कोड, ये कोड भेजेगा साथ कोमा करके एक स्पेसिफिक रीजन की आईडी भेज देगा, ठीक है। और ये सपोज ये फंक्शन क्लोज, और ये पूरे का पूरा जो है ये इस तरह से इसको एग्जीक्यूट करेगा, और उस प्रॉपर आईडी के ऊपर सपोज यहाँ पर आके आईडी मैच होगी, जहां आईडी मैच होगी वहां पे कोड पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आईडीज के जरिए काम करना हमारे लिए ज्यादा आसान है बजाय कमेंट्स के। तो आप कह सकते हैं कि आईडीज जो है वो कमेंट्स को मास्क कर रही हैं, यानी कि ये बेसिकली कमेंट्स का मास्क है। और ये जो आईडीज होती हैं ये बाय इन नेचर ग्लोबल होंगी, इनका स्कोप कैसा होगा, ये ग्लोबल होगा, इनका लोकल भी नहीं होगा, ये ओवरऑल ग्लोबली इनकी एक्सेस होगी। कमेंट्स जो हैं, कमेंट्स को एक्सेस करना एक मुश्किल चीज है, तो उसके बजाय हम लोगों ने क्या कहा, हमने आईडीज कर दी और उनका स्कोप भी कैसा कर दिया, ग्लोबल कर दिया, ठीक है। यानी कि ये आईडीज जो है ये हमारे पास ग्लोबल इनका स्कोप है, ठीक हो गया। चलें थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये आईडीज असाइन कौन करेगा, ये आईडीज हमें असाइन करेंगे यूजू आईडीज का मॉड्यूल। अब जो हमारे पास एक मॉड्यूल है उसको हम कहते हैं यूजू आईडीज, ठीक है। तो ये एक मॉड्यूल है, ये मॉड्यूल किसका मॉड्यूल है, ये बेसिकली इस मॉडल एलिमेंट का एक मॉड्यूल है, ठीक है। ये मॉडल एलिमेंट का एक मॉड्यूल है जिसको हम क्या कह रहे हैं, यूजू आईडीज कह रहे हैं। यूजू आईडी स्टैंड फॉर हमारे पास क्या है, ये है यूनिवर्सल यूनिक आईडीज, ठीक है, यानी कि यूनिवर्सल यूनिक आइडेंटिफायर्स ऑफ मॉडल एलिमेंट।
तो ये जो मॉड्यूल है ये बेसिकली सारे का सारा बर्डन उठा लेता है। ये कहता है कि आईडीज को मैं असाइन करूंगा, डिलीट करवानी हो मैं करवाऊंगा, अपडेट करवानी हो मैं करवाऊंगा, इसने सारी की सारी जिम्मेदारी ले ली। अब हर प्रोटेक्टेड रीजन को आईडी मिलेगी, ठीक है। हर प्रोटेक्टेड रीजन को जो भी जनरेटिव जो आर्किटेक्चर है, जो जनरेटिव कोड है, ये हमारा है ना जनरेटिव आर्किटेक्चर, इसके अंदर जो जो प्रोटेक्टेड रीजन है हर एक को एक अपनी यूनिक, हर प्रोटेक्टेड रीजन को अपनी यूनिक आईडी असाइन की जाएगी। किससे असाइन की जाएगी? UUIDs के जरिए असाइन की जाएगी, ठीक है। अब बीच में ये मॉडल एलिमेंट है, ये बेसिकली लिंकिंग करवा रहा है। ये हर मॉडल एलिमेंट के अगेंस्ट उसका अपना एक मॉडल एलिमेंट होगा, हर प्रोटेक्टेड रीजन के अगेंस्ट, यानी कि इसका एक सेपरेट मॉडल एलिमेंट होगा। मैंने अब इतने ज्यादा बना नहीं रही, मैंने ओवरऑल एक मॉडल एलिमेंट बना दिया, ठीक है। तो हर प्रोटेक्टेड रीजन का अपना जो है वो एक मॉडल एलिमेंट होगा, और इन मॉडल एलिमेंट का एक फीचर है UUIDs, ठीक है। बेसिकली जो UUIDs है, जहां मैंने मॉडल एलिमेंट लिखा है, ठीक है, यहाँ पे मुझे UUIDs लिखना चाहिए, ठीक है। मगर आपने पहली वाली चीज भी माइंड में रखनी है। अब मैं आपको अगेन एक बार स्टेट कर देती हूँ। हर मॉडल एलिमेंट को UUIDs असाइन हो रही हैं, ठीक है। हर जनरेटिव आर्किटेक्चर के अंदर जो प्रोटेक्टेड रीजन है उसको UUIDs जो है वो यूनिकली जो है वो आइडेंटिफायर असाइन कर रहा है, और हर प्रोटेक्टेड रीजन का, ठीक है, एक मॉडल एलिमेंट है। तो यानी कि यहाँ जितने मैंने रीजन्स बनाए, इस UUIDs के अंदर एक इस तरह से छोटे छोटे ढेर सारे मॉडल एलिमेंट्स मौजूद होंगे हर रीजन के अगेंस्ट। इस रीजन के अगेंस्ट ये हो गया, इस रीजन के अगेंस्ट ये एक मॉडल एलिमेंट हो गया, इस रीजन के अगेंस्ट ये एक मॉडल एलिमेंट हो गया, ठीक है, इस रीजन के अगेंस्ट ये एक मॉडल एलिमेंट हो गया। तो हर रीजन के अगेंस्ट एक अपना मॉडल एलिमेंट मौजूद है। तो हमने अगर डिलीट करवाना होगा तो हम किसको डिलीट करेंगे? सपोज अगर हमने कोई रीजन डिलीट करना है, हम इस मॉडल एलिमेंट को डिलीट करेंगे, तो जनरेटिव आर्किटेक्चर के अंदर ऑटोमेटिकली वो रीजन भी डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बेसिकली, क्योंकि ये पूरा रीजन प्रोटेक्टेड है, हम जनरेटिव आर्किटेक्चर को बाद में नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। ये जब एक बार हमारे पास बन जाएगा, हमने इसको प्रोटेक्टेड रखा हुआ है, हम इसको बार बार यहाँ पे घुस के इसके प्रेमिसेस के अंदर आकर यहाँ पे अपडेशन, यहाँ पे मैनिपुलेशन नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से इसको ऑपरेट करेंगे। हमने आईडीज को ऑपरेट करना है, तो यहाँ पे हम UUIDs के अंदर आके आईडीज को अपडेट करेंगे, तो हमारी तमाम की तमाम आईडीज जो है वो अपडेट हो जाएंगी। तो अब मैं एक बार जो है वो समराइज कर रही हूँ। मैं पिछली डायग्राम को भी माइंड में रखें और इस डायग्राम को भी माइंड में रखें। सबसे पहले ये जो कोड जनरेटर है, ये दो तरह के कोड को हैंडल कर रहा है। एक जो इसको डायग्राम से मिल रहा है, दूसरा जो इसको जनरेटिव आर्किटेक्चर से मिला है, ठीक है। बेसिकली जो मैनुअल कोड हो रहा है, ठीक है, वो वाला। तो इसने कंबाइन किया मैनुअल कोड को और ऑटोमेटेड कोड को। ये वाला कोड कैसा था? ऑटोमेटेड था। ये वाला कोड जो यहाँ से आ रहा था डायग्राम से, ये वाला कोड कैसा है? ये कोड मैनुअल कोड है। दोनों कोड को ये कोड जनरेटर कंबाइन करके हमारी एप्लीकेशन, जो हमारी ऐप है, उसका इम्प्लीमेंटेशन स्केलेटन क्रिएट कर रहा है। और ये कोड जनरेटर कैसा ही MDSD का कोड जनरेटर है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे पास ऑटोमेटेड कोड था, ये कहाँ से आया? हमने इसको UML प्रोफाइल्स के जरिए अपनी डायग्राम्स दिए, अपने मॉडल्स दिए, अपने डिजाइन दिए, ठीक है, जिसका इसने XAML में या किसी में भी चीज में कोड को जनरेट करवा दिया। यहाँ से हमने क्या प्रोसीजर देखा? हमने अपने बिजनेस प्रोसेसेस को, यहाँ पर हमने अपने बिजनेस जो हमारी बिजनेस लॉजिक्स हैं, BLs जो थी, जो हमारी बिजनेस लॉजिक थी, हमने उसको मैनुअली प्रोग्राम किया, ठीक है, और मैनुअल प्रोग्राम करके हमने उनको प्रोटेक्टेड रीजन्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब वो प्रोटेक्टेड रीजन्स जो हैं वो ऑपरेट कहाँ से हो रहे हैं? वो मॉडल एलिमेंट के जरिए ऑपरेट हो रहे हैं। यहाँ से वो मॉडल एलिमेंट्स, छोटे छोटे मॉडल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो ये छोटे छोटे सर्कल्स मैंने बनाए हुए हैं। तो ये इन मॉडल एलिमेंट के जरिए ऑपरेट हो रहे हैं। ये हम इनको हैंडल कर रहे हैं। डिलीट करना है तो मॉडल एलिमेंट के जरिए करना है। इसके अलावा इन्हीं मॉडल एलिमेंट्स का एक मॉड्यूल है UUIDs, जो इनको आईडीज असाइन कर रहा है, ठीक है। तो ये जो मॉडल एलिमेंट है, ये हर मॉडल एलिमेंट यूनिकली लिंक कर रहा है, ठीक है। अब ये देखें, मैंने लिखा यूनिकली लिंक, तो हर एक यूनिकली लिंक हो रहा है एक प्रोटेक्टेड रीजन के साथ। मतलब ये फ्लो इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है, ठीक है। मैं वैसे आपको जो कोड जनरेटर की जो मैंने सेंस बताई, ठीक है, वो मैंने बताई कि वो दो तरह से ले रहे हैं। मगर ये जितनी भी मैंने ये बनाए हैं एरोज, ये रिवर्स में भी पॉसिबल हैं, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पे हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये तो एक आइट्रेशन हुई, जब बार बार आइट्रेशन होंगी और हम लोगों का काम आइट्रेशन नहीं है हमारा, हम लोगों ने रीजनरेट करवाना है कोड को बार बार, तो हम लोग इधर से इधर भेज रहे हैं, जनरेटिव से कोड जनरेटर की तरफ भेज रहे हैं, तो रिवर्स और वाइस वर्स पॉसिबल है। देखते हैं कि अगर हमने चीजों को अपडेट करना है तो हम, अब ये बच्चों एक आइट्रेशन होगी, ठीक है, मैं इसको इधर लिंक कर रही हूँ, ठीक है, यहाँ से भी एक लिंकिंग है और यहाँ से ये BL के साथ भी ये लिंक हुआ हुआ है, ठीक है, यही हमने अभी तक जो ओवरऑल फ्लो देखा है, ठीक है। सपोज ये तो एक आइट्रेशन, तो आप लोगों को सपोज समझ में आ गई कि एक आइट्रेशन होगी। सपोज अब हम अगेन नेक्स्ट जो है वो आइट्रेशन करते हैं, यहाँ से मैनुअल कोड हमने अपडेट कर दिया, ठीक है, मैं ऐसा करती हूँ, पेन का कलर चेंज करती हूँ, ठीक है, आपने यहाँ से मैनुअल कोड को अपडेट कर दिया। अब ये जो ऑटोमेटेड कोड आया, जो कोड जनरेटर ने कोड की ऑटोमेशन की, ये अब इसने इस मैनुअल कोड के साथ मर्ज आउट करना है, ठीक है, इंटीग्रेट करना है, उस मैनुअल कोड को कंबाइन करना है। तो अब क्या करेगा कोड जनरेटर, कोड जनरेटर ने अगर इसके पास भेजना है, ठीक है, तो कोड जनरेटर उस रीजन की आईडी भेजेगा और वो कोड भेजेगा, तो प्रॉपरली उसकी लोकेशन पर आकर पेस्ट हो जाएगा कोड, जो भी अपडेटेड कोड है, ठीक है। तो इस तरह से ये एक आइट्रेशन, ओवरऑल जो ये फ्लो मैंने बताया, ये एक आइट्रेशन है। इस तरह से बार बार आइट्रेशन होती जाएंगी, कोड भी आहिस्ता आहिस्ता जनरेट होता जाएगा और हमारा ये जनरेटिव आर्किटेक्चर है, ये भी आहिस्ता आहिस्ता जनरेट होता जाएगा और हमारा आर्किटेक्चर भी मजीद बेहतर होता जाएगा। इससे फायदे क्या क्या हुए बच्चों? सबसे पहला फायदा हमारे जो प्रोटेक्शन है उसका फायदा, हमारा आर्किटेक्चर की प्रोटेक्शन जो है कि हमारा जनरेटर का कंटेंट प्रोटेक्टेड है। जो भी हमारा जनरेटर था, ये वाला जनरेटिव आर्किटेक्चर था, इसका सारे का सारा कंटेंट प्रोटेक्टेड है क्योंकि हम इसको यहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं, यानी कि UUIDs या मॉडल एलिमेंट्स के जरिए ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो मॉडल एलिमेंट्स के जरिए हम इसको ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक हो गया। दूसरा इसका फायदा बच्चों क्या है कि अगर आप लोग री इंसर्शन कर रहे हो, कोड को री इंसर्ट कर रहे हो, तो कंफर्म हो गया कि कोड अपनी प्रॉपर लोकेशन पर ही जनरेटिव आर्किटेक्चर में पेस्ट होगा, ठीक है। जैसे जैसे आइट्रेशंस होंगी, जैसे जैसे हम लोग कोड को रीजनरेट करेंगे, जैसे जैसे कोड रीजनरेट होगा वैसे वैसे वो प्रॉपर लोकेशन पर वो आइट्रेशंस के बाद पेस्ट होगा। तीसरी चीज के आईडीज को मैनिपुलेट करना, आईडीज को हैंडल करना बहुत हद तक रोबस्ट हो गया, बहुत हद तक बेहतर हो गया, ठीक है। कैसे बेहतर हो गया? UUIDs के यूनिवर्सल यूनिक आइडेंटिफायर्स के जरिए, जो कि एक मॉडल एलिमेंट का फीचर है, बहुत हद तक बेहतर हो गया। इसके अलावा बच्चों आईडीज को रीनेम करना बहुत हद तक आसान हो गया। UUIDs के जरिए हम लोग आईडीज को रीनेम कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हमने डिलीट करना है कोई भी रीजन, तो डिलीट करना भी हमारे लिए बहुत हद तक आसान है। हम मॉडल एलिमेंट को डिलीट कर दें तो हमारा रीजन भी डिलीट हो जाएगा, तो हम लोगों को उस प्रोटेक्टेड एरिया में जाके वहां पे मैनिपुलेशन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आज का लेक्चर होता है कंप्लीट। So we will interact in the next lecture. Till then, Allah Hafiz.